सभी को नमस्कार। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी जीव और समष्टि की हमने बात की थी और उसमें कई परिभाषाएं देखी थी जिनमें अक्सर क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है और वो परिभाषाएं आगे अब हम इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी काम आएगी। तो जो हमारी यूनिट चल रही है या ऐसे कह सकते हैं जो हमारा टॉपिक इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, उसमें अगले टॉपिक की बात करते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। टॉपिक हमारा पारिस्थितिकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एवं पर्यावरण इकोलॉजी और एनवायरनमेंट तो इसमें हम अब तक बात कर चुके हैं जीव और समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब हम इसमें आगे बात करने जा रहे हैं जो नया टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखें, इकोसिस्टम की बात जब हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत विभिन्न संगठनात्मक स्तरों की बात कर रहे थे तो उसमें हमने पारिस्थितिक तंत्र की बात की थी। पारिस्थितिक तंत्र क्या है इसके बारे में अब डिटेल में और बात करते हैं। कौन कौन से जैविक घटक, अजैविक घटक कौन से होते हैं, किस तरह से एक पारिस्थितिक तंत्र के अलग अलग जैसे जैविक घटकों में बात करते हैं। उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे या प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले अन्य जीव, चाहे वे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हो चाहे कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो, ये सभी इसमें पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के रूप में आते हैं। फिर हम बात करते हैं उपभोक्ता की। जैविक घटकों के अंतर्गत उपभोक्ता, इसमें हम देखते हैं कुछ शाकाहारी कुछ मांसाहारी जंतु आते हैं, कुछ ओमनीवोर्स आते हैं यानी सर्वाहारी सर्वभक्षी जंतु आते हैं। फिर कुछ अपघटकों की भी बात करते हैं यानी डीकम्पोजर्स, जिसमें हम देखते हैं कि कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पदार्थों का अपने शरीर से बाहर एंजाइमों की सहायता से अपघटन करते हैं, प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। तो ये तो हुए जैविक घटक। इसके अलावा हम अजैविक घटकों की जब बात करते हैं तो इसमें भी भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं। जैसे भौतिक घटकों में हम बात करते हैं ताप, प्रकाश की मात्रा, वायु, जल की मात्रा, मृदा की पीएच, खूब ऐसे घटक आते हैं। और रासायनिक घटकों में हम बात करें तो जैसे विभिन्न गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम जैसे पदार्थ, जिसमें हम कई छोटी छोटी टॉपिक आएंगे यहाँ पर। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, कौन सी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, किसकी उत्पादकता कम होती है, ये उत्पादकता होती क्या है वैसे। फिर हम इसके बाद और बात करते हैं आगे, जैसे खाद्य श्रृंखलाएं, खाद्य जाल, फूड चेन और फूड वेब की बात करते हैं। फूड चेन भी अलग अलग प्रकार की, यानी हम देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइट फूड चेन, या हम कह सकते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। फिर हम बात करते हैं कई ऐसे पिरामिड भी आते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, चार्ल्स एल्टन ने जिनके बारे में बताया। तो ये जो पिरामिड होते हैं, चाहे संख्या के हुए, चाहे जैव भार के हुए, चाहे ऊर्जा की पिरामिड हुए, अलग अलग प्रकार के ये पिरामिड, यानी कुल मिलाकर पारिस्थितिक तंत्र जो है, इस टॉपिक में हम इन सभी की बात करेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, कैसे कैसे इसके प्रकार होते हैं, फिर इसके घटकों की ओर चलते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ पारिस्थितिक तंत्र कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, बेसिकली पारिस्थितिक तंत्र तो कह सकते हैं कि
पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम एक स्वतः नियमित एवं स्वतः नियंत्रित जैविक तथा अजैविक घटकों का जैविक तथा अजैविक घटकों का या घटकों से मिलकर बना तंत्र है, जिसमें जीव अपने पर्यावरण के साथ एनवायरनमेंट के साथ विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करती है। विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करती है। आदान प्रदान करती है। कुछ फैक्ट की भी बात करते हैं कि ये जो इकोसिस्टम शब्द है, टर्म इकोसिस्टम शब्द E.G. टेंसले ने प्रस्तुत किया। E.G. टेंसले इकोसिस्टम शब्द। फिर ऐसी कई और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम का वह भाग जहाँ की वातावरणीय दशाएं एक समान हो, इकोटोप कहलाता है। तो ऐसी कुछ बातें जो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है लिख लेते हैं कि एक समान वातावरणीय दशाओं वाला जो भाग होता है, इकोटोप नहीं बायोटोप, ठीक है, लिख सकते हैं कि एक समान या इकोसिस्टम का वह भाग जहां की वातावरणीय दशाएं एक समान हो बायोटोप कहलाता है। बायोटोप
कहलाता है। नेक्स्ट, दो इकोसिस्टम या दो अलग अलग इकोसिस्टम्स दो अलग अलग इकोसिस्टम्स के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन कहलाता है। इकोटोन की बात की तो ऐसी कई बार परिभाषाएं पूछ लेते हैं, और इकोटोन तो बहुत बार पूछा हुआ है, ये तो आप मान सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो अलग अलग इकोसिस्टम्स के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन। जैसे हम बात करते हैं, कोई तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया है, जैसे भारत के ही प्रायद्वीपीय क्षेत्र में चलते हैं, तो यहां पर तो क्या हो गया, जैसे अरेबियन सी, और इधर बी ऑफ बंगाल, तो यहां पर ये जो स्थलीय क्षेत्र है, यहां हम देखते हैं कि जो तटीय क्षेत्र होता है, जहां पर एक तरफ तो हम देख रहे हैं स्थलीय भूभाग है, ठीक है, यानी स्थलीय भूभाग बोले तो जहां पर कह सकते हैं कि स्थलीय इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और दूसरी तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो ये जो तटीय क्षेत्र होता है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, जहां पर तट और जो, यानी कह सकते हैं ये जो तटवर्ती रेखा होती है, ये स्थल और जल दोनों इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र है। तो ये हमने बात की यहां पर इकोसिस्टम के अंदर बायोटोप और इकोटोन की बात की। फिर आगे और बात करते हैं कि इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र या ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम खुला तंत्र है जिसमें ऊर्जा का इनपुट, सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है।
इस ऊर्जा का कुछ भाग इस ऊर्जा का कुछ भाग इसके घटकों के बीच संचरित होता है। तथा कुछ भाग वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे ये जो हमारा कोई भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, जैविक और अजैविक दोनों होंगे। यानी इसमें यहां पर कुछ हम पेड़ पौधे भी देखते हैं, कुछ पेड़ पौधे भी होंगे, ठीक है, कुछ जंतु भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे। कुछ जीव जंतु भी होंगे, मनुष्य भी होंगे, ठीक है। और जैविक और अजैविक घटक यानी सूर्य भी होगा, कुछ सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह भी होंगे, ठीक है। और मृदा प्रकाश वगैरह भी होंगे ही, मृदा प्रकाश, जल के लिए नदी भी बना दो भाई यहाँ पर। यहाँ से नदी भी आ रही है। तो विभिन्न ये जैविक और अजैविक घटक जो हैं, अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जब कि हमारे इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, एकमात्र स्रोत, अंतिम स्रोत, वो क्या है? सूर्य। सूर्य से ये ऊर्जा या ऐसे कह सकते हैं ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। इस इकोसिस्टम के विभिन्न घटक जो होते हैं इसे ग्रहण करते हैं और वापस, जैसे पौधों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इस ऊर्जा को ग्रहण किया और ये शाकाहारी जीव इसे प्राप्त करते हैं। फिर इन शाकाहारी जीवों को कोई मांसाहारी या सर्वाहारी जीव उनका भक्षण कर लेते हैं, तो ऊर्जा पौधों से गई शाकाहारी में, शाकाहारी से गई मांसाहारी में। और इवन जब ये पौधे या ऐसे बात करें कि ये जो जंतु है शोषण जैसी क्रिया करते हैं या कोई भी क्रिया में ये करे, कुछ ऊर्जा जो है उस ऊर्जा का कुछ भाग वातावरण में मुक्त भी कर देते हैं। तो ऐसे ऊर्जा का आदान प्रदान एक खुले तंत्र में लगातार चलता रहता है। दैट्स वाई इकोसिस्टम क्या है? एक खुला तंत्र है। फिर आगे हम बात करते हैं इकोसिस्टम में होम्योस्टेसिस, यानी
समस्थैतिकता की क्षमता पाई जाती है। यानी ये जो इकोसिस्टम होता है इसमें अपनी स्थिति, अपनी जो विभिन्न घटकों में उनकी स्थिति में साम्यावस्था रखने की क्षमता भी होती है। इसे ही समस्थैतिकता या होम्योस्टेसिस ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर हम बात करें, ये इकोसिस्टम के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम आवास के आधार पर देखें तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या फिर अगर हम बात करें कि जैसे उस इकोसिस्टम की उत्पत्ति किससे हुई है, मानवों से, यानी मानवीय, जैसे हम बात करें चावल या धान के खेत, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे मनुष्य ने बनाया है। बाकी हम जैसे देखें महासागर हुए, बड़े बड़े वनों की बात करें, जंगलों की बात करें, तो वे सभी क्या है, प्राकृतिक इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण होते हैं। तो ऐसा कुछ हम वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकार देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्रों के विभिन्न प्रकार। इसमें लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र सूक्ष्म आकार सूक्ष्म आकार बोले तो तालाब के जल की बूंद, तालाब के जल की बूंद, तालाब के जल की बूंद से लेकर बड़े आकार के जैसे महासागर, और भी लिख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन, बड़े आकार के हो सकते हैं। फिर लिख सकते हैं आवास के आधार पर स्थलीय एवं जलीय। आवास, हैबिटेट। अब देखो आवास वगैरह की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, जब हमने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन की बात की थी तब आवास की भी बात आई थी, ठीक है। तो आवास के आधार पर ये जलीय एवं स्थलीय, जबकि मानवीय क्रियाओं के आधार पर
जबकि मानवीय क्रियाओं के आधार पर ये कृत्रिम एवं प्राकृतिक हो सकते हैं। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, प्राकृतिक हो सकते हैं। फिर अब देखो यहाँ और भी, जैसे हम बात करें कृत्रिम प्राकृतिक में, तो कृत्रिम में जैसे मैंने कहा धान के खेत, प्राकृतिक में हम देखते हैं स्थलीय और जलीय दोनों हो सकते हैं। स्थलीय में हम बात करें जैसे कोई वर्षा वन वगैरह हो गई, या ऐसे कोई पहाड़ी क्षेत्र वगैरह हो गए। जबकि जलीय में जब हम बात करते हैं तो जल में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, लवणीय जल या अलवणीय जल। अलवणीय जल में फिर दो प्रकार के हो सकते हैं, बहते हुए जल का पारिस्थितिक तंत्र या स्थिर जल का, लैटिक और लॉन्टिक हो सकते हैं, लोटिक और लैंटिक हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार जो है इनका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, देखें पारिस्थितिक तंत्रों के विभिन्न प्रकार, इसमें देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, तंत्र इकोसिस्टम जो होता है दो प्रकार सबसे पहले देखते हैं। मानव निर्मित और यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे धान के खेत, राइस फील्ड्स, धान के खेत या राइस फील्ड। दूसरी तरफ देखें मानव निर्मित के बाद दूसरी तरफ प्राकृतिक, नेचुरल। प्राकृतिक में हम देखते हैं कि दो प्रकार फिर आ जाते हैं। प्राकृतिक में फिर दो प्रकार आ जाएंगे, जलीय, स्थलीय। स्थलीय, स्थलीय की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्षावन, मरुस्थल, जब जलीय की बात करते हैं कि जलीय फिर दो प्रकार के हम देखते हैं, अलवणीय जल, फ्रेश वाटर, दूसरा लवणीय जल, सलाइन वाटर। अलवणीय जल की बात करें, अलवणीय जल के अंतर्गत फिर दो अलग प्रकार देखते हैं। अलवणीय जल में हम देखते हैं लोटिक और लैंटिक। पहले लैंटिक, यानी स्थिर जल, और दूसरा हो जाता है लोटिक, प्रवाही जल। और
इनके अगर हम उदाहरण देखें, लैंटिक स्थिर जल यानी तालाब, झील, ठीक है। लोटिक की बात करें तो नदी, ठीक है, या झरना, प्रवाही जल। लवणीय जल की जब बात करते हैं, इसमें फिर दो प्रकार के हम देखते हैं, सागर और महासागर, सी एंड ओशियन। सी सागर और दूसरा देखते हैं महासागर। पारिस्थितिक तंत्रों के अलग अलग आधारों पर हमने अलग अलग प्रकार देखे, मानव निर्मित या प्राकृतिक। मानव निर्मित जैसे धान के खेत, या इवन एक एक्वेरियम भी जो होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि मछलियां हैं, छोटे छोटे वहां पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स भी होते हैं। ये मानव निर्मित इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें प्राकृतिक, ये जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, स्थान के आधार पर दो प्रकार के, जलीय और स्थलीय। जलीय और स्थलीय समझाने की जरूरत नहीं है। जल में हम देखते हैं फिर दो प्रकार, लवणीय और अलवणीय। अलवणीय जल की जब हम बात करते हैं, या फ्रेश वाटर सोर्सेज, या तो स्थायी यानी रुके हुए स्टेबल हो सकते हैं, या प्रवाही जल हो सकता है, गतिशील हो सकता है। जबकि हम यहाँ पर देखें लवणीय जल सागर और महासागर के रूप में, तो अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र खूब सारे। मैंने कहा ना, एक इस तालाब के जल की एक बूंद भी एक छोटा सा नैनो इकोसिस्टम होता है। जबकि ये जो महासागर होते हैं, ये ग्लोबल इकोसिस्टम या मैक्रो इकोसिस्टम कहलाते हैं। ग्लोबल इकोसिस्टम में एक्चुअली हम बायोस्फीयर को ले लेते हैं, वो सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। बायोस्फीयर में जल, थल और वायुमंडल तीनों आ जाते हैं, वो ग्लोबल इकोसिस्टम कहलाता है। इन्हें मैक्रो इकोसिस्टम कह देते हैं, इन्हें माइक्रो इकोसिस्टम कह देते हैं। और जो छोटे होते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी बूंद, नैनो इकोसिस्टम्स कहलाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं, इनकी हमने बात की। अब हम इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन, विभिन्न प्रकार देखने के बाद अब आगे बात करते हैं इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जिसमें हम बात करते हैं जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। पहले जैविक घटक क्या है उनकी बात करेंगे, फिर अजैविक घटक क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। तो हेडिंग लगा सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना लिख सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र तंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक एवं अजैविक घटक से मिलकर बना। से मिलकर बना
मिलकर बना होता है। और देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं। पारिस्थितिक तंत्र, फिर फ्लो चार्ट बनाकर इसे दोनों को समझते हैं। एक तरफ तो आ जाएंगे आपके जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरी तरफ अजैविक घटक है बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक और उधर हो जाएगा बायोटिक। देखें कौन कौन से घटक होते हैं इनमें। जैविक घटकों के अंतर्गत हम बात करते हैं जैविक घटकों में जो सम्मिलित किए जाते हैं बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीवों की। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स, दूसरा हो जाएगा सेकंड उत्पादक के बाद उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, और तीसरे देखते हैं अपघटक, डिकम्पोजर्स, और चौथे हम देखते हैं अन्य। अन्य में भी अलग अलग जीव, जैसे हम देखेंगे अन्य की कैटेगरी में जैसे डेट्रीवोर्स या अपमार्जक, अपमार्जक या परजीवी पैरासाइट्स, तो ये जैविक घटक, यानी जैविक घटक की जब मैं बात करता हूं, ऐसे जीवित जीव होते हैं जो उत्पादक, इनके माध्यम से इस इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह या ऐसे कह सकते हैं ऊर्जा की एंट्री होती है, और फिर उपभोक्ता, अपघटकों, अपमार्जक एवं परजीवी तक ये ऊर्जा पहुंचती है। यानी ये सभी जीवित जीव होते हैं। फिर हम बात करते हैं अजैविक घटक। इनमें क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव वस्तुएं शामिल की जाती, जिसमें हम विभिन्न घटक देखते हैं। जैसे अजैविक घटक में हम देखते हैं तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, सॉइल, वायु एवं अन्य। ठीक है, यानी अजैविक घटक, ये अजैविक घटक इन जैविक घटकों के
विभिन्न क्रियाओं में सहायता करते हैं। कैसे, सुनना देखो, तापमान, पौधों की ही बात कर लेते हैं, उत्पादकों की। उत्पादक में क्या आते हैं? ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करके सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, और वह सौर ऊर्जा जब ये उसका प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, इस सौर ऊर्जा का रूपांतरण ये किस में करते हैं? रासायनिक ऊर्जा। विभिन्न ऐसे भोज्य पदार्थों का निर्माण करने में उसका प्रयोग करते हैं ये उत्पादक। तो इन उत्पादकों को भी तापमान की एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है सभी पौधों को, ठीक है। जैसे कुछ पौधे होते हैं अत्यधिक ठंडे वातावरण में, अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में वृद्धि करते हैं, तो कुछ पौधे बिल्कुल गर्म परिस्थितियों में मरुद्भिद की बात करते हैं। जल की बात करते हैं, कुछ पौधे जल में ही विकसित होते हैं, कुछ पौधों को जल की ठीक ठाक मात्रा चाहिए, और कुछ पौधे जल के अभाव में भी सरवाइव करते हैं। प्रकाश, जैसे हम बात करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जब चलते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में घने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इतने गहरे जंगल होते हैं वहां कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सतह तक ही नहीं पहुंच पाता, यानी बिल्कुल छायादार क्षेत्र होता है जहां पर पनपने वाले छोटे छोटे पौधे, लताएं वगैरह प्रकाश की कमी में भी विकसित हो जाते हैं, जबकि कुछ पौधे प्रकाश की अत्यधिक मात्रा उन्हें आवश्यक होती है। इसी प्रकार मृदा, वायु, अन्य कारक जैसे मृदा की पीएच हुई, उसकी उपजाऊपन हुआ, ऐसे कई कारक हैं जो इनके जीवन के वृद्धि, विकास, ऊर्जा ग्रहण करना, ऊर्जा का संचरण करना, इन सभी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ये जो घटक हैं, एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक घटक, और जैविक घटकों में भी बात करने जा रहे हैं उत्पादक की। उत्पादक या प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ये फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी होते हैं। लिखते हैं इनके बारे में एक एक करके देखो। सबसे पहले जैविक घटक। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें लिख सकते हैं कि ये जीव या ये जीवित जीव होते हैं जो कि जीवित जीव यानी लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स, अलग अलग जो जैविक घटक हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं भोजन और अन्य किसी संबंध के द्वारा। लिख सकते हैं ये जीवित जीव होते हैं जो कि भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए आपस में जुड़े रहते हैं के लिए आपस में जुड़े होते हैं, जुड़े रहते हैं। इन जैविक घटकों के बीच
एनर्जी, ऊर्जा का एक दिशीय प्रभाव, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय प्रवाह, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय प्रवाह, ब्रैकेट में लिख सकते हैं उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, विभिन्न जैविक घटक एवं उनके विभिन्न जैविक घटक तथा इकोसिस्टम में उनके कार्य, इकोसिस्टम में इनके कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम में जैविक घटकों में भी सबसे पहले ए, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। उत्पादक या प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये स्वपोषी जीव हैं, लिख सकते हैं इनके लिए ये स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषी जीव बोले तो जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। स्वपोषी जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, या किसी अन्य क्रिया की सहायता से या अन्य क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्पादक प्रोड्यूसर्स जैसे हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो पौधे होते हैं, इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। अपन ने लिखा है ना, प्रकाश संश्लेषण या किसी अन्य क्रिया, कई बार जैसे रासायनिक पदार्थों का अपघटन करके भी भोजन का निर्माण करते हैं कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी प्रकाश संश्लेषण के अलावा रासायनिक संश्लेषण की क्रिया भी हो सकती है जिससे भोजन का निर्माण होता है। कुल मिलाकर ये अपने भोजन या अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ का। उत्पादकों में और आगे बात करते हैं। देखो,
जो किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह, अंतर प्रवाह, इनफ्लो, इनपुट आता है, वो इन उत्पादकों के माध्यम से ही आता है। जैसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करूं तो स्थल पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम बात करें तो ऐसे जलीय पौधे भी होते हैं, शैवाल वगैरह, वे भी क्या करते हैं, पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो सौर ऊर्जा होती है उसे वो फिक्स करते हैं, यानी किसमें बदल लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। तो ऐसे कच्चे पदार्थों की सहायता से ऐसे जटिल रासायनिक पदार्थों का निर्माण कर, या कह सकते हैं सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसलिए इन्हें ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी ये जो उत्पादक होते हैं, इन्हें ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने में, ट्रांसड्यूस करने में सक्षम होते हैं। लिख सकते हैं आगे और इनके बारे में लिख सकते हैं कि ये उत्पादक इकोसिस्टम में ऊर्जा को प्रवेश कराते हैं, एंट्री कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। नेक्स्ट, ये सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या कोई अन्य क्रिया भी हो सकती है, ठीक है। मेजर जो बात करते हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण ही होता है। ये सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अतः इन्हें ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। अतः इन्हें ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे हरे पेड़ पौधे, और देखें प्रकाश संश्लेषी
फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया व रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया शैवाल एल्गी हालांकि जल में ये शैवाल क्या करते हैं, प्रदूषण भी करते हैं, इसलिए शैवाल हालांकि उत्पादक तो है लेकिन ये प्रदूषण भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ उत्पादकों की बात की, हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, कुछ ऐसे हम बात करते हैं शैवाल, और भी अगर हम जैसे बात करते हैं जो जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में शैवाल हो गए, और भी ऐसे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स जिन्हें पादप प्लवक कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक कह देते हैं इन्हें, छोटे छोटे बिल्कुल तैरने वाले छोटे छोटे ऐसे जलीय पौधों जैसी संरचनाएं होती, बिल्कुल छोटे छोटे, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऐसे जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में ये ऊर्जा स्थिर करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया करते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो ये बड़े बड़े हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये मेनली क्या करते हैं, जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा स्थिरीकरण करने का काम ये पेड़ पौधे, ठीक है, बड़े आकार के होते हैं, इसलिए इनको मैक्रोफाइट्स भी कह देते हैं, मैक्रोफाइट्स। तो ये तो हमने पहले घटक की बात की, जो हमने जैविक घटक देखे उत्पादक। ठीक है, अब उत्पादक ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, ये क्योंकि अगर ये नहीं तो इन पर निर्भर करने वाले शाकाहारी और मांसाहारी जीवों यानी उपभोक्ता अपघटकों का भी अस्तित्व नहीं होगा। लिख सकते हैं ये कि पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक सबसे महत्वपूर्ण जैविक घटक उत्पादक ही होते हैं, उत्पादक ही होते हैं। अच्छा, अब उत्पादक और भी प्रकार के अपन पढ़ेंगे, उत्पादकों के बाद जो उपभोक्ता आते हैं उसमें हम देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और स्तर होते हैं। तो आगे चलते हैं हम, उत्पादकों के बाद अगला उपभोक्ता कंज्यूमर्स। देखें कंज्यूमर्स के बारे में लिखते हैं, ए देखा हमने उत्पादक, बी उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स उपभोक्ता। जैसा नाम वैसा ही काम, उपभोक्ता यानी ये जो उत्पादक होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मूल रूप से हम बात करते हैं कि हर उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निर्भर कर रहा है तो शाकाहारी जीव यानी हर्बीवोर्स हो गए, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कोई शाकाहारी जीव को खाने वाला कोई मांसाहारी जीव है तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर तो पौधे पे ही कर रहा है, क्योंकि पौधा नहीं होता तो शाकाहारी जीव नहीं होता, शाकाहारी जीव है तो उस मांसाहारी जीव को भोजन प्राप्त हो रहा है। तो कंज्यूमर्स ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, अपने भोजन के लिए दूसरे
जीवों पर निर्भर करते हैं। तो लिख सकते हैं उपभोक्ता ये विषमपोषी जीव होते हैं, ये विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तो ये उपभोक्ता की हमने बात की परिभाषा देखी है, ठीक है। बाकी और उपभोक्ता के बारे में डिटेल में कि कैसे शाकाहारी मांसाहारी वगैरह होते हैं, कि किस तरह से मैक्रो कंज्यूमर वगैरह माइक्रो कंज्यूमर वगैरह क्या होता है, उनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।